नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। एसबीआई, पीएनबी समेत अहम बैंक प्रमुखों से मिले वित्त मंत्री। नोटबंदी के बाद के हालात की समीक्षा। नीति आयोग में आर्थिक विशेषज्ञों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक आज। नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक। सीपीएम, जेडीयू ने बनाई दूरी। कांग्रेस ने कहा नहीं आने के बावजूद सबका एक ही लक्ष्य। छापे के बाद आमदनी का स्रोत नहीं बताने पर लगेगा 137% टैक्स और जुर्माना। आयकर विभाग का बयान, स्रोत बताने पर 160% कर और जुर्माना। नोटबंदी के बाद बीएसपी खाते में जमा हुई 100 करोड़ से ज्यादा की रकम। ईडी की रूटीन जांच में खुलासा। चंदा सूची को लेकर आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग का नोटिस। मणिपुर भेजे गए अतिरिक्त 4000 अर्धसैनिक बल। नाकेबंदी खत्म करने की जिम्मेदारी। एक हफ्ते और बढ़ी मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक। सोमवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बैंकरों से मुलाकात करके नोटबंदी के बाद की हालात की समीक्षा की। इस बैठक में इंडियन बैंक एसोसिएशन के प्रमुख, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों के शीर्ष अधिकारी शामिल थे। चर्चा के दौरान बैंकों की तरफ से दिए जाने वाले लोन, डूबे हुए कर्ज और आमदनी की स्थिति की समीक्षा की गई है। साथ ही बैंकों में नकदी को लाने ले जाने और अनियमितताओं को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी के बाद से लेकर 10 दिसंबर तक बैंकों में तकरीबन 12.5 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। साथ ही बैंकों से नकदी निकासी की सीमा पर भी अंकुश लगा हुआ है। 30 दिसंबर को खातों में पुराने नोट जमा कराने का आखिरी दिन है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स दरों में कमी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि टैक्स की ऊंची दरों से कर चोरी को बढ़ावा मिला है। वित्त मंत्री ने कहा कि अपने हिस्से का कर चुकाना नागरिकों का दायित्व है। अगले साल के आम बजट के करीब एक महीने पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स दरों में कमी का संकेत दिया है। उन्होंने राजस्व सेवा के अधिकारियों के एक सम्मेलन में कहा कि बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए कर दरों में कमी जरूरी है। What you need is a broader base of economy for which you need a lower level of taxation. You need to manufacture products and provide services which are more competitive in character. And therefore your taxes will have to be globally compatible. भारत में महज 3.5 करोड़ लोग ही टैक्स के दायरे में हैं। आबादी के लिहाज से ये आंकड़ा 3.3% बैठता है। वहीं सिंगापुर में 39%, अमेरिका में 46% और न्यूजीलैंड में 75% लोग टैक्स देते हैं। 2014-15 में प्रत्यक्ष करों से 6,96,200 करोड़ रुपए मिले थे। ये राजस्व सरकार के लक्ष्य 7,05,000 करोड़ रुपए से 14% कम था। जब आप टैक्सेस कम करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं। उस आने का फ़ायदा ये होगा कि आपका टैक्स बेस बढ़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब रेट को आप सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको रेट कम करने पड़ेंगे, थ्रेशोल्ड बढ़ानी पड़ेगी। एंड विद डिजिटलाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू शुड गिव सम काइंड ऑफ इनकरेजमेंट एंड सम बेनिफिट टू द आम आदमी। दे शुड कम फॉरवर्ड एंड पे द टैक्सेस। वित्त वर्ष 2017-18 का बजट 1 फरवरी को पेश होना है। माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद बजट में सरकार आयकर दाताओं के लिए बड़ी राहत का ऐलान कर सकती है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग में आर्थिक विशेषज्ञों के साथ बैठक करने वाले हैं। इसमें वो नोटबंदी के बाद के हालात की समीक्षा करेंगे। बैठक में आर्थिक वृद्धि दर बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की जाएगी। इस बैठक का नाम इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स रोड अहेड दिया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री के शुरुआती भाषण के बाद 15 विशेषज्ञ उनके सामने अपने विचार रखेंगे। इस महीने की शुरुआत में रिजर्व बैंक ने अनुमान जताया था कि आर्थिक वृद्धि दर 7.6% से गिरकर 7.1% हो सकती है। बैठक में इस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की शुरू की गई योजनाओं की भी प्रधानमंत्री समीक्षा करेंगे। इन योजनाओं में लकी ग्राहक और डिजिधन व्यापार जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। वहीं नोटबंदी के खिलाफ आज होने वाली विपक्ष की बैठक में सीपीएम, जेडीयू समेत कई दलों ने दूरी बना ली है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में हिस्सा लेंगी और वो सोमवार को ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस ने भी विपक्ष की एकजुटता बरकरार होने की बात कही है। नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को चौतरफा घेरने के लिए
आज राजधानी में विपक्ष की बैठक होनी है। 23 दिसंबर को पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की मियाद खत्म हो रही है। उसके बाद विपक्षी दलों के आंदोलन की क्या रणनीति होगी, आज होने वाली बैठक में इसी मुद्दे पर चर्चा होनी है। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई इस बैठक में शुरुआत में 16 दलों के शामिल होने की संभावना थी, लेकिन कई दलों ने इस बैठक से किनारा करने का मन बनाया है। If the West Bengal Chief Minister is going to be in the press conference, then why not the Chief Ministers of Bihar, Tripura, Kerala, the other opposition states? So you will have to coordinate this in a proper fashion. बैठक में शामिल होने के बारे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपना रुख साफ नहीं किया है। एनसीपी भी इस बैठक से दूरी बनाए हुए है, लेकिन पार्टी ने साफ किया कि बीजेपी इसे विपक्ष में बिखराव ना समझे। Some political parties may not be able to attend tomorrow, but that should not be taken by BJP camp as a division of opposition or that it's a great advantage to BJP. I think that would be an incorrect assessment. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी विपक्ष की बैठक के लिए सोमवार को ही दिल्ली पहुंच गईं। उधर कांग्रेस ने साफ किया है कि भले ही बैठक में कुछ दल शामिल ना हों, लेकिन विपक्षी एकजुटता बरकरार रहेगी। कई विपक्षी दलों के नेता इकट्ठे होकर अपनी बात को देश की जनता के समक्ष रखेंगे। ये जरूरी नहीं कि सभी साथी एक पटल पर आएं। सभी विपक्षी साथी, उनका लक्ष्य एक ही है। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस नेताओं ने प्रधानमंत्री से अकेले ही मुलाकात की थी। इसी वजह से नाराज सीपीएम, समाजवादी पार्टी और बीएसपी समेत कई दल 16 दिसंबर को राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान भी शामिल नहीं हुए थे। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस 5 जनवरी से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 5 जनवरी को देश भर के जिला हेडक्वार्टर्स में प्रदर्शन किए जाएंगे। वहीं 8 जनवरी को प्रखंड स्तर पर प्रदर्शन होंगे। इस दौरान पार्टी आम आदमी को हो रही परेशानियों और प्रधानमंत्री के कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी। सोमवार को दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला हुआ। बैठक में पार्टी के महासचिवों के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और बड़े नेता शामिल थे। इस आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए कांग्रेस ने एक समिति बनाई है, जिसके अध्यक्ष अहमद पटेल होंगे। रणदीप सुरजेवाला इसके संयोजक होंगे। ऑस्कर फर्नांडिस, मानिक टेगोर, भंवर जितेंद्र सिंह और दीपेंद्र हुड्डा भी इस समिति में रहेंगे। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने सहारा और बिरला डायरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजस्थान के बारां में उन्होंने कहा कि नोटबंदी का फैसला गरीबों, किसानों और मजदूरों के खिलाफ है। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी का फैसला करके प्रधानमंत्री ने देश के हुनर पर हमला किया है। राजस्थान के बारां में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर नोटबंदी पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि ये आर्थिक तालाबंदी का फैसला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश के हुनर पर हमला किया है। वो आर्थिक तालाबंदी का फैसला है। दूसरी बात, मोदी जी कैशलेस हिंदुस्तान की बात करते हैं। मैं आपको दिखलाऊंगा कि कैशलेस हिंदुस्तान का मतलब पूरा का पूरा हिंदुस्तान का धन 50 कंपनियों के हाथ जाएगा। राहुल गांधी ने स्विस खाता धारकों के नाम सार्वजनिक करने की मांग दोहराई। साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी पर देश को बांटने का भी आरोप लगाया। हिंदुस्तान का मजदूर इस देश को बनाता है, खड़ा करता है इस देश को। आपने उसके हाथ से मनरेगा छीनी। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ एक काम किया है, हिंदुस्तान को 2 भागों में बांटने का काम। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है। कांग्रेस काले धन के खिलाफ अभियान को कमजोर करना चाहती है, इसलिए इस तरह की भाषा कांग्रेस बोल रही है और राहुल गांधी जी की इस बात पर कोई यकीन करने वाला नहीं है। देश काले धन के खिलाफ एक बड़े अभियान में प्रधानमंत्री जी के साथ है। इससे पहले गुजरात के मेहसाणा में रैली कर कांग्रेस उपाध्यक्ष ने सहारा डायरी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। बहराइच, अल्मोड़ा के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर गंभीर आरोप लगाते हुए
जवाब की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। काले धन के खिलाफ कार्रवाई में जुटी सरकार एक के बाद एक कदम उठा रही है। अब आयकर विभाग के छापे के दौरान अगर किसी के पास ऐसी रकम मिलती है जिसका आय का स्रोत नहीं बताया जा सकता, तो उसके लिए धन रखने वाले व्यक्ति पर 137% कर और जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। आयकर विभाग की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अगर रकम रखने वाला व्यक्ति अघोषित आय को स्वीकार कर लेता है और आमदनी का जरिया भी बता देता है, तो उससे 107.25% कर और जुर्माना वसूल किया जाएगा। 60% टैक्स, 30% जुर्माना, 15% सरचार्ज और बाकी का शिक्षा उपकर शामिल है। टैक्स चोरी करने वाले नोटबंदी के बाद बैंक जमा पर 50% का भुगतान करके पाक साफ होकर निकल सकते हैं। सरकार ने लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बैंकों और डाकघरों में जमा अघोषित रकम का खुलासा करने के लिए कहा है। ये योजना 17 दिसंबर को लागू की गई थी, जो 31 मार्च 2017 तक जारी रहेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने बीएसपी के खाते में करोड़ों रुपए की ऐसी रकम बरामद की है जो नोटबंदी के बाद जमा की गई। इसके साथ ही पार्टी प्रमुख मायावती के भाई के खाते में भी बड़ी मात्रा में रकम जमा की गई है। ईडी ने आनंद कुमार को नोटिस भी जारी किया है। दिल्ली के करोल बाग में मौजूद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में मायावती की पार्टी के खाते में नोटबंदी के बाद 104 करोड़ रुपए की रकम जमा हुई है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। खातों में जमा हुई रकम की रूटीन जांच के लिए करोल बाग शाखा पहुंची थी। जांच में पाया गया कि बीएसपी के खाते में 102 करोड़ रुपए की रकम 1000 रुपए के पुराने नोटों में जमा की गई, जबकि बाकी की रकम 500 रुपए के पुराने नोटों में थी। यह रकम हर दिन के अंतराल पर 15 से 17 करोड़ रुपए के हिसाब से जमा की गई। बैंक की इसी शाखा में मायावती के भाई आनंद कुमार का भी खाता है और इसमें भी बड़ी मात्रा में नकदी जमा किए जाने की खबर है। ईडी की जांच टीम को आनंद कुमार के खाते से 1 करोड़ 43 लाख रुपए की रकम मिली है। इसमें 18,98,000 रुपए पुराने नोटों में जमा किए गए। फिलहाल बीएसपी की तरफ से इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईडी ने बैंक से दोनों खातों की पूरी जानकारी और सीसीटीवी फुटेज का ब्यौरा मांगा है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने बेनामी संपत्ति कानून के तहत आनंद कुमार को नोटिस भी भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर आयकर विभाग ने भी आम आदमी पार्टी के चंदे की रकम के मामले में कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। विभाग ने जांच में पाया है कि पार्टी ने चंदा देने वालों को जो जानकारी उसके पास जमा कराई है वो उस लिस्ट से मेल नहीं खाती जो पार्टी ने अपनी वेबसाइट पर डाली थी। दिल्ली में सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने सभी दानदाताओं का नाम सार्वजनिक रखने की बात कही थी, लेकिन जून में इस लिस्ट को वेबसाइट से हटा लिया गया था। पार्टी ने आरोप लगाया कि उनके दानदाताओं को आयकर अधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं। पार्टी के कोषाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा कि आयकर विभाग के पास जमा की गई सूची में एक चूक थी। नोटबंदी पर 50 दिन की मियाद खत्म होने में अब महज चंद दिन बचे हैं, लेकिन बैंक और एटीएम के बाहर लोगों की लाइनें अभी भी बरकरार हैं। मंडी में किसानों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। दिल्ली की आजादपुर मंडी, नोटबंदी की वजह से किसानों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही कहानी सोनीपत के किसान वजीर की है। नोटबंदी की वजह से फसल की लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। नतीजन दिनों दिन कर्ज में डूबता जा रहा है। कोई बचत नहीं है इस टाइम पे, बिल्कुल बराबर। खेत में जो लागत लगाई है उसका नुकसान है 20-25 हज़ार रुपये एकड़ का। मंडी में सब्जियों के ग्राहक भी कम हैं। मजबूरी में किसानों को सब्जियां औने पौने दाम में बेचनी पड़ रही हैं। सब्जियों के दाम में 70% तक की गिरावट दर्ज की गई है। नोटबंदी के उससे तो बहुत खराब हुआ है, मजदूरों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं और ट्रैक्टर वगैरह में तेल डलवाने के लिए बहुत दिक्कत है, बैंकों से पैसे नहीं निकल पा रहे। बैंकों में वहाँ पे जाते हैं, लाइनों में लगते हैं, तब उनके पास पैसे मिले तभी तो आगे माल खरीदेंगे हमारे से। उनके पास कैश होगा तभी माल लेंगे वे। किसानों की मजबूरी ये है कि अगर फसल नहीं बिकी तो वो सड़ जाएगी। ऐसे में न चाहते हुए भी उन्हें सब्जियों को लागत से कम दाम में बेचना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था में सुधार लाना भी नोटबंदी के साथ जुड़ा एक मकसद था, लेकिन जब किसान की ही आर्थिक व्यवस्था बिगड़ जाए तो फिर अर्थव्यवस्था में सुधार कैसे आएगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि नोटबंदी से लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन इससे आने वाले समय में फायदा होगा। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू ने डिजिटल पेमेंट की वकालत करते हुए कहा कि भारत में साइबर सुरक्षा मजबूत है। इससे पहले उन्होंने नोटबंदी की आलोचना करते हुए बयान दिया था कि समस्या का समाधान नहीं दिख रहा है। चंद्रबाबू नायडू नोटबंदी पर विचार करने के लिए बनी 13 सदस्यीय केंद्रीय समिति के प्रमुख हैं।
So sometimes for long-term gains, we have to sacrifice something. That is what is happening today. Yesterday's situation was different. Today it is different. Tomorrow it will be much more different. Sir, if we talk about the cyber security, any concern? No, all these things, no, it is not new for India. All over the world, people are implementing on digital economy. Why you are talking about digital asset? We are very strong in cyber security and also on information technology. खबरें जारी है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मदुरई सुब्बालक्ष्मी कर्नाटक शैली की मशहूर संगीतकार, संयुक्त राष्ट्र संघ सभा में संगीत प्रस्तुति देने वाली पहली भारतीय, भारत रत्न से सम्मानित पहली महिला संगीतज्ञ, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला। इसके अलावा वो पहली महिला रही जिन्हें संगीत कलानिधि के रूप में मिला कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और लता मंगेशकर को किया जाता है इनके प्रशंसकों में शुमार। मणिपुर में मोबाइल इंटरनेट पर लगी रोक को एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। हालात को काबू में रखने और अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। 18 दिसंबर को हुई हिंसा के बाद इम्फाल समेत कई इलाकों में 25 दिसंबर तक मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी। वहीं आर्थिक नाकेबंदी को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने 4000 और अर्धसैनिक बलों को रवाना किया है। ये अर्धसैनिक बल पिछले 2 महीने से आर्थिक नाकेबंदी की वजह से बंद 2 राजमार्गों को खोलने में मदद करेंगे। अब तक राज्य में 17,500 अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा चुका है। यूनियन नगर काउंसिल ने 1 नवंबर से 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है। इस वजह से मणिपुर में जरूरी सामानों की आपूर्ति बाधित है। केंद्र ने आंध्र प्रदेश में बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना के लिए 19 अरब 82 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इसे मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कल दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कल आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को इस राशि का चेक सौंपा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र सरकार सिंचाई परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दे रही है। जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने इसे देश के इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम बताया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि पोलावरम परियोजना से 7,20,000 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। वर्धा तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज से केंद्र की टीम तमिलनाडु के दौरे पर है। 9 सदस्यीय अंतर मंत्रालयी टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव प्रवीण वशिष्ठ कर रहे हैं। इस दल में वित्त, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, ग्रामीण विकास और सड़क परिवहन विभागों के सदस्य भी शामिल हैं। टीम 28 से 30 दिसंबर तक चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिलों में प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। इस दौरान वो मुख्यमंत्री से मुलाकात भी करेगी। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार मुआवजा राशि तय करेगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री से मुलाकात करके उनसे तूफान से हुए नुकसान के बारे में बताया था। उन्होंने पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए 22,500 करोड़ की धनराशि आवंटित करने का आग्रह किया था। पनीरसेल्वम ने 1,000 करोड़ की तत्काल मदद भी मांगी थी। 12 दिसंबर को वर्धा तूफान ने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कहर बरपाया था और इसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी। गोवा के डबोलिम एयरपोर्ट पर आज सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। मुंबई जा रहा जेट एयरवेज का विमान 9W2374 उड़ान भरने ही वाला था कि तभी उसके आगे का पहिया रनवे पर फिसल गया। विमान में 154 यात्री और 7 क्रू मेंबर सवार थे। हादसे में 15 यात्री मामूली रूप से जख्मी हुए, जिनका इलाज चल रहा है। डीजीसीए ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने कागजात मुहैया कराने की मांग वाली बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका खारिज कर दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। इस दिन तक स्वामी को गवाहों की सूची देनी है। दरअसल सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कोर्ट ने कांग्रेस और एसोसिएटेड जर्नल्स से बैलेंस शीट की प्रति मांगी थी। दोनों ने कोर्ट का आदेश मानते हुए बैलेंस शीट सौंप दी। हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को इस आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद स्वामी ने निचली अदालत में नई याचिका दायर की थी। वहीं कांग्रेस और एसोसिएटेड जर्नल्स ने भी
याचिका देकर कागजात वापस मांगे थे। इस मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा आरोपी हैं। मुझे आश्चर्य हुआ है क्योंकि हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में और एविडेंस एक्ट में दोनों में ये अधिकार दिया गया है कि मैं जो ट्रायल को कंडक्ट कर रहा हूँ उनको अधिकार है डॉक्यूमेंट समन करने के लिए। मैं इसको अब सुप्रीम कोर्ट ले जाऊंगा। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को जमानत मिल गई है। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में 2 लाख के मुचलके पर त्यागी को जमानत मिली है। ये सशर्त जमानत है जिसमें अदालत ने त्यागी से गवाहों को प्रभावित करने और जांच को बाधित करने की कोशिश नहीं करने की हिदायत भी दी है। इस मामले में संजीव त्यागी और गौतम खेतान भी आरोपी हैं, लेकिन उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है। इन लोगों की जमानत पर 4 जनवरी को फैसला होगा। पाकिस्तान से रिहा हुए 220 भारतीय मछुआरे कल स्वदेश पहुंचे। अटारी वाघा बॉर्डर पर इन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया। इन्हें रविवार को कराची के मारिर जेल से रिहा किया गया था। इन पर अवैध तरीके से पाकिस्तान की जल सीमा में घुसकर मछली पकड़ने का आरोप था। पाकिस्तान ने मानवता के आधार पर इन मछुआरों को रिहा करने की बात कही है। वहीं 5 जनवरी को 219 भारतीय मछुआरों को और रिहा किया जाएगा। चीन ने प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए भारी उद्योगों पर पर्यावरण टैक्स लगाने का फैसला किया है। इसके लिए पर्यावरण संरक्षण कानून को संसद से सोमवार को मंजूरी मिल गई। ये कानून 1 जनवरी 2018 से लागू होगा। कानून के तहत हर इकाई को 1.2 युआन पर्यावरण कर देना होगा, जबकि जल प्रदूषण के लिए 1.4 युआन वसूलने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा खतरनाक कचरे के लिए 1000 युआन का भुगतान करना होगा। चीन की राजधानी बीजिंग सहित कई शहरों में धुंध का स्तर बढ़ता घटता रहता है। पेचिंग के आसपास के प्रांतों को प्रदूषण की वजह से 1 हफ्ते तक रेड अलर्ट का सामना करना पड़ा था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ आज पर्ल हार्बर जाएंगे। यहां वो मारे गए लोगों और सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे। 1941 में पर्ल हार्बर में अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर जापानी हमले से दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इस हमले में 2300 अमेरिकी मारे गए थे। 1941 के बाद से दोनों देशों के शीर्ष नेताओं का यह पहला पर्ल हार्बर का दौरा है। श्रद्धांजलि देने के बाद दोनों नेताओं के बीच हवाई में द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। शिंजो आबे के इस दौरे को दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले बराक ओबामा भी हिरोशिमा मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि दे चुके हैं। यहां युद्ध के दौरान अमेरिका ने दुनिया का पहला परमाणु बम गिराया था। नए साल से पहले सोना 250 रुपए सस्ता हो गया है। सोमवार को सोने का भाव टूटकर 11 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, यानी अब 27,550 रुपए में प्रति 10 ग्राम के हिसाब से सोना खरीदा जा सकता है। वहीं चांदी भी 210 रुपए फिसलकर 38,610 रुपए किलो पर आ गई है। सराफा व्यापारियों का कहना है कि नोटबंदी के चलते बाजार में मांग में लगातार कमी आई है। इसका सीधा असर उनके व्यापार पर पड़ा है। सरकार ने 8 नवंबर को काले धन पर लगाम लगाने के लिए 5 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे, जिसके बाद से नकदी की समस्या बनी हुई है। खास शख्सियत की बात करते हैं। मिर्जा असदुल्लाह बेग खां उर्फ गालिब की आज जयंती है। आगरा में जन्मे उर्दू और फारसी भाषा के महान शायर मिर्जा गालिब का जीवन अपने आप में संघर्ष की दास्तां थी। उनके बेफिक्र अंदाज को उस वक्त दुनिया ने तरजीह नहीं दी, लेकिन उन्होंने शायरी में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। उन्हें मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की रहनुमाई मिली। वही मशहूर अभिनेता फारूक शेख की आज पुण्यतिथि है। छोटे छोटे किरदारों को अपने अभिनय से बड़ा बनाने वाले फारूक संजीदा अभिनय की मिसाल थे। शतरंज के खिलाड़ी, नूरी, चश्मे बदूर और किसी से ना कहना में उन्होंने शानदार अभिनय किया। 70 के दशक में जब बॉलीवुड एक्शन फिल्मों की ओर बढ़ रहा था, तब फारूक सहज अभिनय से सिने दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे। फिल्म गर्म हवा में भी उन्होंने शानदार अभिनय किया। फिल्म लाहौर में उनके सशक्त अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 25 मार्च 1948 को गुजरात के अमरोली में जन्मे फारूक शेख ने 3 साल पहले आज ही के दिन मुंबई में आखिरी सांस ली।
ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ, ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में भी जिंदा हूँ, ख्वाब क्यों देखूं वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ, मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम भी तो शर्माओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। और अब आखिर में हेडलाइंस। एसबीआई, पीएनबी समेत अहम बैंक प्रमुखों से मिले वित्त मंत्री, नोटबंदी के बाद के हालात की समीक्षा। नीति आयोग में आर्थिक विशेषज्ञों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक आज। नोटबंदी के खिलाफ विपक्षी दलों की बैठक, सीपीएम जेडीयू ने बनाई दूरी, कांग्रेस ने कहा नहीं आने के बावजूद सबका एक ही लक्ष्य। छापे के बाद आमदनी का स्रोत नहीं बताने पर लगेगा 137% टैक्स और जुर्माना। आयकर विभाग का बयान, स्रोत बताने पर 107% कर और जुर्माना। नोटबंदी के बाद बीएसपी खाते में जमा हुई 100 करोड़ से ज्यादा की रकम। ईडी की रूटीन जांच में खुलासा, चंदा सूची को लेकर आम आदमी पार्टी को आयकर विभाग का नोटिस। मणिपुर भेजे गए अतिरिक्त 4000 अर्धसैनिक बल, नाकेबंदी खत्म करने की जिम्मेदारी। एक हफ्ते और बढ़ी मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।